Good morning. Today is 26th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे राजनीति से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, रेलवेज के द्वारा पैसेंजर सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, खास करके फोकस किया जा रहा है कैटरिंग सर्विसेज में, उनमें काफी सारे लेकुनाज हैं, काफी सारी एफिशिएंसीज हैं, तो डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है, आज फिर से इंडिया और चाइना के बीच का आर्टिकल है। काफी दिन हो गया हमने इंडिया और चाइना के बीच का कोई आर्टिकल नहीं डिस्कस किया, तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कैसे अब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर विवाद है वो किस प्रकार से शेप ले रहा है। इसके अलावा इस आर्टिकल के साथ में हम लाइव मिनट का आर्टिकल भी मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। कंटेक्स्ट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, तो इस आर्टिकल में से भी हम अच्छे पॉइंट्स निकालेंगे। यहां पे आज बुधवार है तो मिस्टर देवेश कपूर के साथ में एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। काफी अच्छे पॉइंट्स हमें इस इंटरव्यू से मिलेंगे। ये बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, फोकस ये कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज पे, एजुकेशन सिस्टम यानी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से फेल कर रहे हैं, वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करते हैं। इंडियन रेलवेज के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लाखों लोगों को इंडिया के अंदर में डेली एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करती है इंडियन रेलवेज, और देश के दूर दराज इलाकों को आपस में कनेक्ट करती है। लेकिन रेलवेज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा है सर्विसेज के अंदर में, और जो मैनेजमेंट है काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स पता नहीं है, प्रॉब्लम्स पता है, बार बार प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पा रही हैं। रिसेंट में कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंट में कंटेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जारी हुई है रेलवेज में जो कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो खाना सर्व किया जाता है रेल्स के अंदर में, ट्रेन के अंदर में, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनसूटेबल है, मिलावट उसमें होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो खाने की जो एक्सपायरी डेट है वो निकल गई होती है, फिर भी उस खाने को सर्व कर दिया जाता है। इसके अलावा कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एमआरपी से भी ज्यादा प्राइस है चार्ज करते हैं, तो ओवर चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स है कैटरिंग सर्विसेज के अंदर में। और ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा सीरियस है। क्यों सीरियस है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार ने प्रॉपर प्रोविजन रखा है। अगर आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अगर ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, इनको पिनलाइज किया जाएगा। और उदाहरण भी दिया गया है एक। आज से 3 साल पहले कोलकाता की राजधानी एक्सप्रेस में खाने में एक कॉकरोच मिला था, तब आईआरसीटीसी पे 1 लाख का फाइन लगाया गया था। आज उस बात को 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी सर्विसेज में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। यह वास्तव में चिंताजनक है, यह वास्तव में सीरियस चीज है। और पहले ऐसा कहा गया था कि अगर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा सर्विसेज पैसेंजर के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर में, तो काफी इंप्रूवमेंट आएगी, काफी एफिशिएंसी आएगी। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऐसा आमतौर पर जो मिथ है, जहां भी प्राइवेटाइजेशन होता है सर्विसेज काफी अच्छी होती हैं, लेकिन ये मिथ टूट रहा है कम से कम रेलवेज के अंदर में। तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें, किस प्रकार से जो कैटरर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे सर्विसेज टेंडर दिया जाता है कैटरर्स को, प्राइस कैसे फिक्स होते हैं, इन सभी चीजों में इवन क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं और जो क्वालिटी की जो सुपरविजन होती है, उन सब चीजों में हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए आज के समय में। और ये इसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो रेलवेज के ऑफिशियल्स हैं वो इन सब बातों की जांच करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रेलवेज के ऑफिशियल्स में और आईआरसीटीसी में काफी साठगांठ देखने को मिलती है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होने चाहिए, वो सब इन बातों की जांच करें, वो सब सुपरवाइज करें, वो सब मॉनिटर करें। ऐसा प्रोविजन अब रेलवेज के अंदर में होना चाहिए। तो कुछ वे फॉरवर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखिए, आपको नेटवर्क भी ब्रॉडन करना पड़ेगा। जब आईआरसीटीसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भरोसा रखती हैं। अब ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क में आएंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा, उतने ही ज्यादा सर्विसेज, उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होंगे। इसलिए आवश्यकता है कि आज रेलवे मॉनिटर करे इस चीज को कि आईआरसीटीसी जो है अपना नेटवर्क को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करें। दूसरा, कंपेयर किया जा रहा है फ्रांस के साथ में।
कुछ समय पहले फ्रांस में भी जो सर्विसेज थी उनको प्राइवेटाइज किया गया था, लेकिन अब जिस प्रकार से जो सर्विसेज हैं वो फ्रांस के अंदर में, ट्रेन के अंदर में खराब हो गई हैं, तो फिर से वहां पे लोगों द्वारा ये मांग उठने लगी है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है रेलवे के द्वारा, दोबारा से इसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। यानी जो पहले जो पब्लिक अथॉरिटीज थी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लेकिन बाद में उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, अब फ्रांस के लोग कहने लगे हैं कि फिर से प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए रेलवे की सर्विसेज में और सर्विसेज पब्लिक अथॉरिटीज को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब अगर ऐसा ही इंडिया में चलता रहा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी तो इंडिया में भी लोग कहेंगे कि पब्लिक अथॉरिटीज को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं वो अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। अंत में ये कहते हैं कि जो कैग की जो भी रिकमेंडेशंस हैं, सरकार को चाहिए, रेलवे को चाहिए कि उनको ध्यान से एक प्रकार से एनालाइज करे और जो भी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारने का काम करे और इंप्लीमेंट करने का काम करें। तो ये पूरा डिस्कस किया हमने जो भी लैकुनाज हैं कैटरिंग सर्विसेज के अंदर में। लेकिन क्वेश्चन स्पेशली कैटरिंग सर्विसेज के ऊपर में नहीं आएगा, क्वेश्चन हर एक सर्विसेज के बारे में आ सकता है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो द रोट इन द पैसेंजर सर्विसेज, मतलब कि पैसेंजर सर्विसेज के अंदर में जो रेलवेज प्रोवाइड करती है पैसेंजर सर्विसेज काफ़ी इनएफिशिएंसीज, काफ़ी लैकुनाज हैं और बार बार इन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है, लेकिन ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए पैसेंजर सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए? तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में आप बताओगे कि कौन कौन से कैसे लैकुनाज हैं, कौन कौन सी इनएफिशिएंसीज है पैसेंजर सर्विसेज के अंदर में, और यहीं पे ट्रैप है। देखिए, जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे ओनली आईएएस वेबसाइट पे, तब देखिए आप सिर्फ ये कैटरिंग सर्विसेज पे अपना आंसर मत फोकस कीजिएगा। पैसेंजर सर्विसेज के अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं, सेफ्टी भी आ जाती है, टिकट बुकिंग भी आ जाती है, ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, ये भी चीजें आ जाती हैं। बाकी सारी चीजें भी जो भी आप ऐड करना चाहो पैसेंजर सर्विसेज के अंदर में, वो चीजें आप ऐड कर सकते हो। और बाद में आप स्टेप्स कौन से उठाएंगे, स्टेप्स तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ब्रॉडन द नेटवर्क, कैग की जो रिपोर्ट्स है उसको इंप्लीमेंट करना, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये सारी चीजें आप स्टेप्स में लिख सकते हो। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो हमारी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में काफी सारे फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे आते हैं जब पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर में ब्रॉड एग्रीमेंट देखने को मिलता है। अब ये एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं कैसे, यानी इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ये ऐसे दो मौके हैं जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स में कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन से एक ब्रॉड एग्रीमेंट देखने को मिलता है, एक साथ वो जुड़ते हैं। जैसे कल रामनाथ कोविंद जी ने अगले राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली, तो बहुत सारे एमपीज जो ना सिर्फ बीजेपी, हालांकि देखिए रामनाथ कोविंद जी थे वो बीजेपी कैंडिडेट थे और एनडीए के कैंडिडेट थे, लेकिन इवन कांग्रेस के या दूसरी पार्टीज के जो एमपीज थे उन्होंने भी शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड किया। तो ये बात क्या सिग्निफाई करती है? ये हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी को सिग्निफाई करता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो स्टेट के हेड के तौर पे होती है। अगर कोई पर्सन जब प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, और ऐसा ही देखने को मिला जब पिछले हफ्ते प्रणब मुखर्जी ने अपनी फेयरवेल दी थी। उस फेयरवेल को भी काफी सारे एमपीज ने, काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइंस उस फेयरवेल की जो पार्टी थी उसको अटेंड किया। अब बाद में कहते हैं कि देखिए जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं फाइट तो होती है, जैसे अभी भी फाइट हुई थी रामनाथ कोविंद जी और मीरा कुमार जी के बीच में, लेकिन एक बार जब इलेक्शंस हो जाता है तो बाद में जो फाइट हुई थी उसको भुला दिया जाता है। अभी देखिए, और जो ये कहते हैं कि जो फाइट ये होती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में वो काइंड ऑफ सिंबोलिज्म की फाइट होती है। जैसे अभी पता था कि रामनाथ कोविंद जी जो आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे और वो जीत भी गए, लेकिन फिर भी मीरा कुमार जी इलेक्शंस में खड़ी हुई, तो ये सिंबॉलिक फाइट थी। सिर्फ एक ऐसा मौका था हमारे देश में 1969 का जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन था, ये इलेक्शन लड़ा गया था वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच में। ये मोस्ट बिटरली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन था। इसके अलावा बाकी जो भी इलेक्शंस हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए वो सिंबॉलिक हैं, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म होता है तो जो भी पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो अपने बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड को भुला दिया जाता है और रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइंस। जैसे एग्जांपल दिया जाता है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी का जो बैकग्राउंड रहा है वो कांग्रेस का रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो प्रणब मुखर्जी ने ना सिर्फ प्रेसिडेंट के पद को जो गरिमा है उसको बढ़ाया, बल्कि सभी जो एग्जीक्यूटिव्स थे, जैसे अब जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे तो एनडीए की गवर्नमेंट आई तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके साथ में काफी अच्छी रिलेशनशिप देखने को मिली। तो कहने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट पोस्ट जो होती है वो जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है या फिर दूसरी तरह की जो राजनीति है उससे अलग है। एक रिस्पेक्ट पैदा हो गई है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के प्रति में। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, हम लिख सकते हैं, कहीं भी पॉलिटी में यूज हो सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं। अगला आर्टिकल मिस्टर देवेश कपूर के साथ में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है आज। वैसे तो ये जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन फोकस किया गया है यूनिवर्सिटीज के ऊपर में। तो देखते हैं क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें मिलते हैं। शुरुआत में ये कहते हैं
कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इंडिया के अंदर में। तो फिर बताते हैं किस प्रकार का तूफान आने वाला है। ये कहते हैं कि आज हमारे देश में डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्किल्स नहीं हैं। यानी लोगों के पास में डिग्रीज हैं, रोजगार चाहते हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज उनको हायर नहीं करती क्योंकि प्रॉपर स्किल्स उनके पास में नहीं है। और सोशल टेंशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी आने वाले समय में। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उस सोशल टेंशंस को कर्ब करने के लिए, वो सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझ गए। यानी टेंशंस क्रिएट होंगी। किस वजह से सोशल टेंशंस होंगी? लोगों के पास में डिग्रीज हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो गैप्स जो हैं, इनइक्वालिटीज जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। अमीर गरीब का जो गैप है और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस आज के समय में जिनकी जरूरत है उस गैप को कम करने के लिए, वो इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशंस क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं, इसके जवाब में ये काफी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होता है। आप बताइए क्या रोल होता है इंस्टीट्यूशंस का। हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस का या फिर किसी भी देश में इंस्टीट्यूशंस का रोल ये होता है कि वो अथॉरिटीज के ऊपर में चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। अब ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए सीबीआई, एक सेकेंड, हाँ, सीबीआई, ईडी, जो विजिलेंस कमीशन, इन सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका क्या रोल है? ये जांच करते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, क्या कोई अपना अपनी ड्यूटी से आगे बढ़ के करप्शन तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो करते हैं इनका काम होता है इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन जब जो भी पार्टी पावर में होती है वो नहीं चाहते कि इंस्टीट्यूशंस उन पे कर्ब लगाए, उन पे जांच करे, चेक्स एंड बैलेंसेस रखे। तब अगर वो पार्टी बार बार चुनी जाती है तो इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे करके डिक्लाइन होते जाते हैं। अब आमतौर पे जैसे कहा जाता है, देखिए कुछ जो थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, वो इंदिरा गांधी के बारे में कहते हैं। इंदिरा गांधी ने काफी सरकार जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सरकार चलाई, लेकिन उसकी नुकसान क्या हुआ? जो इंस्टीट्यूशंस थे उसकी, जो उस समय में वो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो गए। तो ये एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्यों कमजोर हो रहे हैं। बाद में एग्जांपल और भी देते हैं, कहते हैं कि जो वाइस चांसलर का जो सिलेक्शन है आप वही देख लीजिए। नेपोटिज्म, कितना ज्यादा भाई भतीजावाद चलता है वाइस चांसलर के इलेक्शन में। आमतौर पे ऐसे पर्सन की नियुक्ति वाइस चांसलर के पद पे कर दी जाती है जो वैसे एक लेक्चरर बनना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा एक डिसेंट से कॉलेज में। उसके बाद में ये कहते हैं कि वैसे तो देखिए काफी ज्यादा ऑटोनोमस हमारी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, लेकिन ठीक उसके उलट हमारी यूनिवर्सिटीज जो है बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड हैं। यूजीसी, एआईसीटीसी या फिर दूसरी जो बॉडीज हैं वो रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटीज को, और यूनिवर्सिटी जो है वो ऑटोनोमस नहीं है। और मेनली यूनिवर्सिटी में होना क्या चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर में? देखिए इन सब बातों पे फोकस किया जाना चाहिए। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्यूरियस बनाया जाए। उनके मन के अंदर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ हमें सीखनी है। और टॉलरेंस है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए डिफरेंट कल्चर्स के प्रति, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजन्स के प्रति। तो एक्सीलेंस की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सब बातों का फोकस होना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। लेकिन फोकस किया जा रहा है सिर्फ जॉब्स के ऊपर में। आप ये कर लो आपको जॉब मिल जाएगी, सिर्फ इन्हीं चीजें पे फोकस किया जा रहा है। हम भूल रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज का मकसद है क्या। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज का मकसद एक अच्छे समाज का निर्माण करना नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन आज के समय में सिर्फ फोकस किया जा रहा है जॉब्स के ऊपर में। और जानते हो बिगेस्ट आर्नी है क्या? बिगेस्ट आर्नी ये है कि डिग्री होल्डर्स तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं मिलती, जो पॉइंट हमने शुरू में डिस्कस किया था। एक कहावत के बारे में आपको सुना होगा कि चेरा पूंजी से आया हूं फिर भी प्यासा। यानी कहने का क्या मतलब है? लोगों के पास में डिग्री है, एलिजिबल है जॉब्स के लिए, फिर भी प्राइवेट कंपनीज उनको हायर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उनको हायर नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास में रिक्विजिट स्किल्स नहीं है। डिग्री का आप क्या करोगे जब उसकी एप्लीकेशन ही नहीं है जॉब के अंदर में? तो ये सबसे बड़ी आर्नी है आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आगे वही पॉइंट है, मकसद क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये देते हैं कि जो भी देखिए हमारे देश में अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईआईटी मान लीजिए, आईएम मान लीजिए, सरकार को क्या करना चाहिए? कंपल्सरी सर्विस क्या कर देना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही सिस्टम है आज साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे सिस्टम में। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जो भी स्टूडेंट्स पास आउट होंगे आईआईटी से, कंपल्सरी ये बात कर देनी चाहिए कि पास आउट होने के बाद में कम से कम 2 साल तक आपको गांव में काम करना है। गांव के पंचायत को कैसे ऊपर ले जाया जाए, कैसे उनकी अपलिफ्टमेंट हो, इस तरह से आपको काम करना है पास आउट होने के 2 साल के बाद में। फिर ये कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए जो लोन दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा एनपीएस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि लोग एजुकेशन तो प्राप्त कर रहे हैं, डिग्री तो प्राप्त कर रहे हैं, सेम चीज उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो अपना लोन्स नहीं चुका पा रहे हैं। और फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है पॉलिटिशियंस को और बिजनेसमैन को, जिन्होंने अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करके रखे हैं। तो उनको क्या जा रहा है? जॉब्स मिले या ना मिले, उनको तो फीस मिल रही है प्रॉपर ढंग से, वो तो पैसा कमा रहे हैं। फिर ये कहते हैं जो आज हमारे देश के अंदर में टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके जो हेड होते हैं वो आईएएस आईपीएस होते हैं। तो यहां पे भी ये जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में यही होता है कि एक बार जॉब मिल जाती है तो फिर बाद में स्किल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, रोड सिस्टम पैदा हो जाता है, आगे जाके जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी स्किल्ड नहीं होते, तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और यही चीज होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी।
यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स को एक बार लगता है कि बस एंटर कर गए तो बस अब हमारा कुछ नहीं होगा, प्रमोशन तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। और आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटीज के अंदर में डिफरेंट कल्चर से जब स्टूडेंट्स आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, तो जो टॉलरेंस की जो भावना है वो पैदा होती है। लेकिन हो क्या रहा है आज के समय में, घैटो हमारी यूनिवर्सिटीज बनती जा रही हैं। कोलकाता की यूनिवर्सिटी है तो वहां पे सिर्फ कोलकाता के स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे उसी स्टेट के स्टूडेंट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वहां पे तो देश के अलग अलग कोनों से स्टूडेंट्स आते थे और जुड़ते थे और एक साथ सीखते थे और डिफरेंट कल्चर्स का वो मिलन होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 50% जो सीट्स हैं वो बाहर के स्टेट्स के लिए आरक्षित होनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कम से कम। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आगे फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है जेएनयू में जो कंट्रोवर्सी बार बार पैदा होती है। इसके ऊपर में ये कहते हैं कि देखिए एक बात समझनी होगी, क्या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, मान लीजिए पब्लिक फंडिंग इन यूनिवर्सिटीज की होती हैं, तो जो भी रिसर्चर्स वहां पे हैं उनका रोल क्या है? क्या उनको सरकार इसलिए फंड कर रही है कि आप एक्टिविज्म कीजिए, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट कीजिए, या फिर आपको इसलिए पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी को फंड किया जा रहा है कि आप रिसर्च की तरफ ध्यान दीजिए? तो ये बात तो समझनी होगी। लेकिन दूसरा पक्ष भी आगे ये पेश करते हैं कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि उनका क्वेश्चन पूछना जायज है। क्या जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, क्या हम उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर में आंख मूंद के बैठ जाएं? हमें भी पूरा हक है कि जो भी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स से हमारा देश गुजर रहा है उस प्रॉब्लम्स पे हम हमारी राय व्यक्त करें। तो फिर ये कहते हैं कि एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की जरूरत है। एग्जाम्पल देते हैं कि जो जेपी की जो मूवमेंट थी, इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश ने जो मूवमेंट चलाई थी, जयप्रकाश ने आह्वान किया था देश के स्टूडेंट्स से कि वो बाहर निकलें और सरकार का विरोध करें। तो काफी फायदा तो हुआ था उस मूवमेंट का इमरजेंसी के खिलाफ में, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। आज नॉर्थ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, एक्टिविज्म बहुत ज्यादा है, और जिन स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल एस्पायरेशंस होती हैं वो काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म समझते हैं यूनिवर्सिटीज को, और पूरे यूनिवर्सिटी के जो एनवायरमेंट है उसको भी स्पॉइल करते हैं। तो ये राजनीति जो चलती है और यूनिवर्सिटी का माहौल जो खराब है, उस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? पेपर 2 के अंदर में यूटिलिटी है इसकी। शुरू में तो यही है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो आप बताइएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब्स नहीं है, इंक्वायरी की जो भावना है वो क्रिएट करना, स्टूडेंट्स के अंदर में क्यूरियोसिटी की भावना क्रिएट करना, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना, सोसाइटी को आगे लेके जाना, ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन के। बाद में जो ये आर्ग्यूमेंट कई बार दिया जाता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं अपने रोल को प्ले कर पाने में फेल हो रही हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर में अर्जेंट रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो आपको इस बात पे टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हमने, कैसे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो फेल कर रही हैं, राजनीति का पॉइंट, वीसी का चयन कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स आप लिखिएगा, और रिफॉर्म्स किस प्रकार से चाहिए वो भी आप रिफॉर्म्स के बारे में भी बात कीजिएगा। जरूर आंसर इस क्वेश्चन का दीजिएगा आप। चलते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच का आर्टिकल है। बैकग्राउंड हमने काफी बार डिस्कस किया है। बॉर्डर का डिस्प्यूट अभी फिलहाल पैदा हो गया है। डोकलाम का जो एरिया है, ट्राई जंक्शन एरिया है, वहां पर दोनों देशों की जो सेना है वो आमने सामने वहां पे तैनात है। काफी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से। चाइना बार बार यह कह रहा है कि इस जो इशू का समाधान तभी निकलेगा जब भारत अपनी ट्रूप्स को, भारत अपनी आर्मी को वहां से वापस लेके जाएगा, तभी हम बातचीत करेंगे। और इंडिया का जो स्टैंड है वो काफी मॉडरेट अभी तक रहा है। इंडिया ने कॉशियस अप्रोच, सावधानी पूर्वक अप्रोच अपनाई है, और इंडिया की इस अप्रोच से काफी फायदा भी पास्ट में इंडिया को हुआ है। कैसे? क्योंकि देखिए, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इंडिया इस तरह की अप्रोच अपनाती है तो बाद में जब बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, तब फ्लेक्सिबिलिटी अपना सकता है इंडिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए इंडिया में रिटोरिक ज्यादा नहीं देखने को मिलता तो दूसरे देशों की सहानुभूति भी इंडिया हासिल कर सकता है, और पास्ट में इससे इंडिया को फायदा भी हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल विरोध कर रहा है, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को बड़ी पिक्चर समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये कोई बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं है, ये ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है। जो भी आर्टिकल्स देखने को आ रहे हैं सामने, उसमें सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसकी बात की जा रही है। भूटान के पक्ष को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। तो यहां पे बड़ी पिक्चर हमें समझने की आवश्यकता है। इस सारी सिचुएशन को हमें समझना होगा। सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट से सारी सिचुएशन को हम लिंक नहीं कर सकते। चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस हमें देखने होंगे, और किस प्रकार से चाइना इंडिया और भूटान के बीच में टेंशंस क्रिएट करना चाहता है, उन सब चीजों को भी हमें समझना होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए कैसे चाइना की प्रेजेंस इवॉल्व हुई हिमालयन किंगडम में। हिमालयन किंगडम में नेपाल भी आता है, भूटान, सिक्किम, ये सब आता है।
इनिशियली तो चाइना का जो फोकस था वो सिर्फ तिब्बत के ऊपर पे था, यानी बाकी जो देश थे, जो दूसरे देश भूटान, नेपाल, सिक्किम, इनके ऊपर में चाइना ने कोई खास इंटरफेयर किया नहीं। और इंडिया एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करता है हिमालयन किंगडम्स में जो स्टेट आते हैं जैसे भूटान, नेपाल, इनके साथ में। क्यों? क्योंकि देखिए चीज ये है कि पहले जो ब्रिटिश टाइम में जो सिस्टम चला आ रहा था उसी को इनहेरिट किया इंडिया ने। ब्रिटिशर्स ने काफी सारी ट्रीटीज साइन करके रखी थी नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में। बाद में इन ट्रीटीज का फायदा इंडिया को भी हुआ और इंडिया ने आजादी के बाद से काफी रिसोर्सेज भी डिवोट किए भूटान के अंदर में, नेपाल के अंदर में, अपने अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। और चाइना अपने आप में बिजी था, चाइना ने भी कुछ खास ध्यान दिया नहीं। चाइना इंटरनल जो कंस्ट्रेंट्स थे उसके अंदर में बिजी था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ चाइना है ज्यादा ही असर्टिव हो गया है इस रीजन के अंदर में। नेपाल को काफी पैसे चाइना दे रहा है। नेपाल को ना सिर्फ पैसे दे रहा है बल्कि जो लिंक्स हैं वो भी लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि बार बार जो नेपाल है वो चाइना कार्ड खेलता है इंडिया के अगेंस्ट में। तो यहां पे ऑलमोस्ट काफी सारी जो चाइना इस चीज में कामयाबी हो गया है। और अभी वही मकसद है चाइना का। भूटान के संदर्भ में भी चाइना जो है वो भूटान को अपने पक्ष में लेना चाहता है और इंडिया और भूटान के जो अच्छे रिलेशंस है उनको तोड़ना चाहता है। फिर ये कहते हैं कि जो 2008 की ये बात बताते हैं, 2008 में क्या हुआ था, डेमोक्रेसी तब नई नई आई थी भूटान के अंदर में और जो नए प्राइम मिनिस्टर वहां पे बने थे मिस्टर थिनले ने क्या किया था, आमतौर पर देखिए जब से ट्रीटी साइन हुई है 1950 के आसपास से इंडिया भूटान की एक स्पेशल रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप ट्रीटी है। तब से क्या है, ज्यादातर जो ट्रेड होता है, ज्यादातर जो रिलेशनशिप है भूटान की वो इंडिया के साथ में ही है। सारा टूरिज्म, सारा ट्रेड, यानी भूटान जो है वो इंडिया पे ही डिपेंड करता है। भूटान का जो डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे मुश्किल जो रोड्स बनाए हैं वो इंडिया ने बनाए हैं। बहुत सारा पैसा इंडिया ने खर्चा किया है वहां पे। तो ये कहते हैं कि बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया की। लेकिन 2008 में जब डेमोक्रेसी आई थी भूटान के अंदर में, तब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर थिनली, उन्होंने एक कोशिश स्टार्ट करी कि रिलेशनशिप अच्छे किए जाएं चाइना के साथ में भी। तो उन्होंने रियो का जो समिट हुआ था 2012 में, तब उन्होंने मुलाकात करी वेन जियाबाओ जो उस समय चाइना के प्रीमियर थे। तो इंडिया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इंडिया ने डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से जो सब्सिडी थी पेट्रोलियम के लिए वो सब्सिडी कट कर दी थी भूटान के अंदर में। तो भूटान को एक संकेत मिल गया था साफ साफ, अगर आप इस तरह से चाइना के बातचीत करोगे तो वो डेफिनेटली इंडिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। तो हालांकि बाद में भूटान ने ये जो अपने एफर्ट्स थे उनको त्याग दिया था। एक ये अगला जो पॉइंट कहते हैं कि जो रिलेशंस हैं चाइना और भूटान के, वो रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं है अभी तक तो। लेकिन अब चाइना के द्वारा कोशिश हो रही है कि एक अच्छे रिलेशनशिप भूटान के साथ इस्टेब्लिश किया जाए। और इंडिया और भूटान के, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कि जो रिलेशंस काफी अच्छे हैं इंडिया और भूटान के, उनको बीच में स्ट्रेन डाला जाए और भूटान को अपने पक्ष में लाया जाए। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना और भूटान का, मेनली 3 एरियाज को लेकर डिस्प्यूट है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब चाइना ने पहले काफी सारे ऑफर देके रखे थे भूटान को। चाइना ने भूटान को कहा था कि डोकलाम जो एरिया है ये आप हमको दे दीजिए, इसके बदले में जो नॉर्दर्न जो एरियाज है जहां पे डिस्प्यूट है उस पे चाइना डिस्प्यूट नहीं करेगा। समझ गए? ये पहले इस तरह के ऑफर्स दिए गए थे। हालांकि बाद में जब इस तरह के ऑफर्स दिए गए थे तो इंडिया ने कन्विंस करा दिया था भूटान को कि आप डिले कीजिए। लेकिन 2008 के आसपास, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कि बातचीत की गई थी कि डोकलाम प्लेटू को दे दिया जाए चाइना को। तो फिर बाद में इंडिया ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन को भूटान के अंदर में भेजा, सुजाता सिंह भी गई थी। तो बाद में उन्होंने कन्विंस कराया कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। तो फिर से अब चाइना के द्वारा कोशिश हो रही है। तो इंडिया को क्या स्टैंड अपनाना चाहिए इस पूरे इशू के ऊपर में? स्टैंड तो ये देखिए, इंडिया का यही होना चाहिए कि इंडिया को भी असर्टिव होना चाहिए। भूटान को कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि इंडिया हमारा साथ नहीं देगा। और दूसरा, हमें भूटान की सोवरेनिटी की भी रक्षा करनी होगी। अब बार बार जो बात आ रही है वो इंडिया चाइना के रिलेशंस की आ रही है, भूटान को शामिल नहीं कर रहा है इंडिया। तो भूटान की सोवरेनिटी की तरफ हमें ध्यान देना होगा। आज जो सारे नेबर्स हैं बार बार हमारे खिलाफ में चाइना का कार्ड खेलते हैं। भूटान सिर्फ एकमात्र एक ऐसा देश था जिन्होंने हमारे तर्ज पे, हमारे कहने पे, चाइना के 1 रोड 1 बेल्ट का जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध किया, उसको बाइकआउट किया। तो बाकी जो नेबर्स हैं वो भी देख रहे हैं। एक पॉइंट ये भी है, अब मान लीजिए हम भूटान की तरफ से आ रहे हैं, कल को चाइना भी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर सकता है पाकिस्तान के कहने पे। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होगी। और एक बैठ के हमें देखो, 2 आर्टिकल्स को मैं कंबाइन कर रहा हूं, दोनों का अलग अलग वे फॉरवर्ड है। एक आर्टिकल तो यूं कहता है लाइव मिनट का कि हमें भी असर्टिव होना होगा कि चाइना इस तरह से नहीं मानेगा। और दूसरा आर्टिकल जो सुशासनी हैदर का हिंदू में है, वो कह रहे हैं कि नेबर्स भी देख रहे हैं तो इस सॉल्यूशन को डिप्लोमेसी से सोल्व करना होगा। तो ये तो अलग अलग वे फॉरवर्ड हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिख सकते हैं आंसर्स के अंदर में। इस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने काफी कुछ अटेम्प्ट करके रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस तो कुछ नए पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए इंडिया और चाइना के बीच के। अगला आर्टिकल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं।
अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से क्या रूल है? रूल ये है कि कोई भी पर्सन मान लीजिए जिसको 2 साल से अधिक तक की सजा होती है तो वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो रूल क्या हुआ कि जो भी पर्सन कन्विक्ट होगा उसको कम से कम 8 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी को 3 साल की सजा हुई है तो 3 साल तो उसको सजा काटनी पड़ेगी, वैसे ही वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। लेकिन छूटने के बाद भी 6 साल तक वो अयोग्य है, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। अभी ये नियम है, जितनी भी सजा हो 2 साल से ऊपर जितनी भी सजा हो प्लस में 6 ईयर्स। लेकिन अब एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि कन्विक्ट्स को पूरे लाइफ के लिए बैन कर दिया जाए। कुछ लोग तो ये आर्गुमेंट्स देते हैं कि वैसे देखिए कम से कम 8 साल जो है वो वैसे ही कोई भी मान लीजिए पॉलिटिकल लीडर हो तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक PIL फाइल की गई है कि लाइफ लॉन्ग बैन होना चाहिए उन कन्विक्ट्स पे, यानी वो पूरे अपनी ताउम्र वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब पूछा है इलेक्शन कमीशन ने कि आपका क्या स्टैंड है इस बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम अभी विचार कर रहे हैं क्या जो ये चीज जो है वो लेजिस्लेचर के डोमेन में आती है। तो यानी यूटर्न लिया इलेक्शन कमीशन ने। यूटर्न कैसे लिया? ठीक 2 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सपोर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इलेक्शन कमीशन को कि आप कैसे यूटर्न ले सकते हो, क्या आपको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, आप फिर हमारे पास में आते हो। तो ये अनप्रेसिडेंट काइंड ऑफ ये चीज। तो आर्टिकल कहता है कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बहुत सुरक्षा करता है। जब भी पॉलिटिकल लीडर्स एक प्रकार से डिसरेप्यूट करते हैं इलेक्शन कमीशन का तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुरक्षा कवच बन के आगे आता है, आदेश देता है कि आप ऐसा मत करिए। तो अब तो हालांकि इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि हमने अपने स्टैंड को चेंज नहीं किया है। तो आगे क्या इशू है वो देख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए पहले भी इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर काफी बार जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है। जैसे हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ही ये वर्डिक्ट था कि जैसे ही 2 साल के से ज्यादा की तक की किसी पर्सन को सजा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। नोटा भी अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। 2001 में काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी कर दिया था जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको सभी डिटेल्स देनी पड़ेगी, अपनी पब्लिक डोमेन में जारी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से केसेस उनके खिलाफ में चल रहे हैं, कितनी उनके पास में संपत्ति है। तो ये सारी चीजें जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी आपको पता है काफी अच्छा काम किया है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में काफी सारे चेंजेस किए हैं हाल फिलहाल में। नहीं, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पिछले काफी सालों से इवॉल्व हुई है और इलेक्शन कमीशन ने काफी अच्छा काम किया है ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में और हमारे देश की जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो अभी 3 ऑप्शंस हैं मेरे लिए हमारे सामने। 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी ही टिकट ही ना दे उन पर्संस को जिनके खिलाफ में बहुत ज्यादा जो है हीनियस क्राइम्स के केसेस चल रहे हैं। दूसरा, उन पर्संस को अयोग्य ठहरा दिया जाए जिनके खिलाफ में मान लीजिए बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम्स के केसेस चल रहे हैं, जैसे रेप्स के या मर्डर के। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 में वहां पे बदलाव करके उनको इनएलिजिबल बना दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है जो भी उनके खिलाफ में केसेस चल रहे हैं उनको सोल्व करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाए। अब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं इनके खिलाफ में। जैसे अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज तो कभी मानने वाली है नहीं, वो तो टिकट्स जरूर देंगी क्योंकि कंपटीशन चल रहा है बहुत ज्यादा इलेक्शंस जीतने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज कभी नहीं मानेंगी, तो इस ऑप्शन को तो आप छोड़ ही दीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसको अमेंड कर दिया जाए और जिन पर्संस के खिलाफ में हीनियस क्राइम्स के केसेस चल रहे हैं ये एक अच्छा ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, इसका भी लोग विरोध करते हैं कि कैसे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आर्टिकल कहता है कि डिफरेंस हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, वो अलग से काम कर रही हैं। तो काइंड ऑफ ये कोई अलग चीज नहीं है, पहले भी हमारे देश में ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो कुछ वे फॉरवर्ड में इलेक्शन कमीशन के ही प्रपोजल पर चर्चा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रपोजल में सेफगार्ड्स भी रखे हैं कि सभी जो क्रिमिनल केसेस हैं वो बैन को नहीं इनवाइट करेंगे, यानी लाइफ लॉन्ग जो बैन की बात हो रही है ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा क्राइम हो उसकी वजह से आप किसी पे लाइफ लॉन्ग बैन लगा दीजिए, सिर्फ हीनियस क्राइम्स की। ये एक सेफगार्ड है, सेफगार्ड नंबर 1। दूसरा ये है कि कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले केस रजिस्टर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कोई जो रूलिंग पार्टी है मान लीजिए वो अपने किसी पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो है वो नहीं चाहते कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन इलेक्शन लड़े किसी सीट से, तो वो इलेक्शन से ठीक पहले केस बुक करवा सकते हैं सरकारी मशीनरी का यूज करके, पुलिस का यूज करके। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रपोजल में यह सेफगार्ड रखा कि जो केस दर्ज होना चाहिए वो कम से कम 1 साल से पहले होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो कम से कम जो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हों, ऐसा नहीं हो कि चार्जेस भी अभी तक फ्रेम नहीं किया, केस जो शुरुआती स्टेज में है और आप उस पर लाइफ लॉन्ग बैन लगा दो।
कम से कम कोर्ट ने चार्जेस तो फ्रेम किए हो, तभी जाके आप लाइफ लॉन्ग बैन लगाओ। तो कुछ सेफगार्ड्स हैं जो अच्छे सेफगार्ड्स हैं, हमें आंसर्स में लिख सकते हैं इनको। अगला आपको आज एथिक्स पे आंसर देना है कि आज देखिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं, फिर भी जो सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और बढ़ते ही जा रहे हैं इस तरह के केसेस। तो आपको क्या लगता है, अपनी तरफ से आप कुछ इनोवेटिव मेजर सुझाइए जो हम ले सकते हैं इस मेनेस को कम करने के लिए। तो इसका आंसर आपको करना है, वेबसाइट पे आप आंसर कीजिए onlyis.com पे। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।